हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 साइंस अध्याय। इसमें 6 रहेगा, दहन और ज्वाला। तो दहन और ज्वाला का एक पार्ट हम पहले समझ चुके हैं। दहन के बारे में, दहन क्या होता है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं और आग के ऊपर हम कैसे काबू पा सकते हैं, तो ये सभी हम पहले समझ चुके हैं। तो आगे, इससे आगे हम समझाएंगे दहन के प्रकार। अब शुरू करें, ठीक है बच्चों। तो इसमें है जैसे दहन के प्रकार। दहन कितने प्रकार का होता है? दहन क्या होता है? सबसे पहले दहन होता है जब भी कोई वस्तु जलती है तो उसे दहन कहते हैं। तो दहन के प्रकार हैं हमारे पास, कई तरह से दहन हो सकता है, वस्तु कई तरीके से जलती है। तो इसमें है जैसे आप अगर एक जलती हुई मोमबत्ती गैस लाइटर जो है रसोई गैस स्टोव के पास ले जाते हैं तो क्या होता है, क्या होगा उसमें? उसमें होगा कि जो जब भी गैस चालू करते हैं ना तो गैस तेजी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश देने लग जाती है, ऊष्मा उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। तो इस प्रकार का दहन जो होता है तीव्र दहन कहलाता है। तो आपके पास प्रश्न आता है तीव्र दहन किसे कहते हैं? तो ऐसा दहन जो तेजी से हो, यानी जब कोई वस्तु तेजी से जलने लग जाए उसे हम तीव्र दहन कहते हैं। तीव्र का मतलब तेज, दहन का मतलब जलना, यानी जब कोई वस्तु तेजी से जलने लग जाए, जैसे एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है या पेट्रोल है, तो ये दहन जो होते हैं जब इनको जलाते हैं तो तीव्र दहन होता है। ठीक है बच्चों। आगे है, आगे है स्वतः दहन। स्वतः दहन का मतलब जो अपने आप, स्वतः का मतलब अपने आप, और दहन जल जाए। यानी जैसे फास्फोरस जैसे हमारे पास पदार्थ है, तो ये ऐसे पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में स्वयं ही जलने लग जाते हैं। यानी फास्फोरस को अगर आप ऐसे ही रख दो हवा में, वायु में, तो उसमें अपने आप ही आग लगने लग जाती है। तो इस तरह के दहन को हम, इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे स्वतः दहन कहते हैं। तो स्वतः दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अपने आप जल उठे उसे हम स्वतः दहन कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो उसके बाद है, कई बार क्या होता है, कोयले की खदानों में जब काम करते हैं तो वहाँ कोयले की धूल उड़ती है। तो कई बार उस धूल में अपने आप ही स्वतः ही दहन हो जाता है, जिससे वहाँ पर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं कई बार वो उस दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही कई बार क्या होता है, जंगल में आग लग जाती है, अग्निकांड होते हैं अधिक गर्मी होने के कारण, या कभी कभी क्या होता है आकाश की जो आसमानी बिजली होती है वो गिर जाती है, उससे भी आग लग जाती है। और कई बार लोगों की लापरवाही हो जाती है, जैसे कोई माचिस की तिल्ली वगैरह इस तरह से कुछ भी गिरा देता है तो उससे भी आग लग जाती है। तो ये भी दहन के प्रकार हैं। त्योहारों के अवसर पे आपने देखा होगा आतिशबाजी करते हैं लोग। आतिशबाजी का मतलब पटाखे जलाते हैं। तो जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा और प्रकाश ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी एकदम अचानक से ध्वनि, ऊष्मा और प्रकाश, ये तीनों चीज़ें एकदम से होती हैं। तो अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने से भी विस्फोट हो जाता है। ठीक है। तो विस्फोट किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अचानक धमाके के साथ
ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे हम विस्फोट कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो जो पटाखों की होता है दहन तो वो विस्फोट कहलाता है। तो उसके आगे हम देखते हैं। तो ये तो थे दहन के प्रकार। अब आप करेंगे ज्वाला, यानी ज्वाला किसे कहते हैं, ज्वाला क्या होती है और अलग अलग पदार्थों की ज्वाला कैसी होती है। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए ये मोमबत्ती की ज्वाला है, यानी मोमबत्ती इस तरह से जलती है। ये गैस एलपीजी गैस की ज्वाला है। ठीक है, अब ये जो है इसमें मिट्टी के तेल की ये ज्वाला है। इसमें देखो अलग अलग लेयर्स बन रही हैं। और ये मोमबत्ती की ज्वाला है, आपके पास बीच में मोमबत्ती जल रही है। और ये बुनसेन बर्नर होता है, इसमें स्पिरिट लैंप वगैरह डालते हैं तो उसकी ज्वाला है। तो देखो इनकी ज्वाला में कितना आपको अंतर नज़र आ रहा है, तीनों की ज्वाला अलग अलग है। ठीक है, तो आगे है हमारे पास ये क्रियाकलाप। इसमें हम क्या करते हैं, एक मोमबत्ती जलाते हैं। तो मोमबत्ती जला के मोमबत्ती की जो लो है ज्वाला है उसके बीच में हम एक पाइप डालते हैं, पतला पाइप होता है ये, और इसको संडासी वगैरह में पकड़ के इसमें बीच में लगाएंगे। तो इसमें से अंदर से जो यहाँ पे धुआं आएगा, उस धुएं के पास हमने एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आनी है। तो जैसे ही हम माचिस की तिल्ली लेके आएंगे तो ये यहाँ पे धुआं है जो वो उसमें वो जलने लग जाता है ज्वाला के साथ। ठीक है, तो ये क्यों जलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो मोमबत्ती है जब मोमबत्ती जलती है ना तो इस मोम के जलवाष्प बनते हैं। और ये जलवाष्प जो होते हैं इसके बीच वाले हिस्से में वो जलते नहीं हैं पूरी तरह से, इसलिए वो देखो यहाँ पे जल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, दहन के समय जो पदार्थ होते हैं वो वाष्पित होते हैं और वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी जो भी पदार्थ दहन के समय वाष्प में परिवर्तित होगा वो पदार्थ जो है दहन यानी वो ज्वाला का निर्माण करता है, वो ज्वाला के साथ जलता है। जैसे मिट्टी का तेल है, पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठता है। ठीक है, तो दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई भी ज्वाला नहीं देता। ठीक है, तो जो कोयला होता है वो ज्वाला के साथ नहीं जलता। लकड़ी का कोयला होता है ना, जो कच्चा कोयला बोलते हैं जिसे, तो वो ज्वाला का निर्माण क्यों नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को वाष्पित नहीं करता। तो इसमें जो हमने क्रियाकलाप किया था उसमें जो मोम है वो वाष्पित होकर बाहर निकल रहा था, और जब हमने उसके पास मोमबत्ती ये जो है आपकी माचिस की तिल्ली वगैरह लेके आए तो वो ज्वाला उत्पन्न करने लगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद है आपके पास, उसके बाद अगला क्रियाकलाप है। इसमें देखिए मोमबत्ती के ऊपर हम एक कांच की ये स्लाइड होती है, कांच की स्लाइड इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और तब लगाएंगे जब ये मोमबत्ती की ज्वाला एक जगह स्थिर हो, इधर उधर ना हिल रही हो। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कांच के ऊपर इस तरह का धब्बा, गोल गोल धब्बा बना देता है और बीच में वो धब्बा नहीं होता और गोल गोल धब्बा इस आकृति का बनता है। तो ये क्यों बनता है, तो जो ये धब्बा बनता है कांच की प्लेट या स्लाइड के ऊपर एक गोल या काला वलय बन जाता है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव के कारण होता है। यानी जो मोमबत्ती के जो दीप्त क्षेत्र होता है बाहर वाला क्षेत्र, तो उसके आसपास जो है बिना जले कार्बन के कण होते हैं जो वहाँ पे एक गोल घेरा बना देते हैं। अब अगला प्रयोग है हमारे पास। हम क्या करते हैं, मोमबत्ती की ज्वाला का जो बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको
उसके पास एक तांबे की तार लेके आते हैं, या लोहे की तार भी ले सकते हैं या तांबे की। तो हम देखते हैं जो अंदर जो सिरा अंदर जा रहा है इस ज्वाला के, वो तो काला हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कार्बन के अनजले कण होते हैं। लेकिन जो ये ज्वाला के पास वाला हिस्सा है, वहाँ पे तार जो है लाल तप्त हो जाती है। तो इससे ये पता लगता है कि जो मोमबत्ती की ज्वाला का जो बाहर वाला हिस्सा है वो अधिक गर्म है। ठीक है, वो उसका तापमान अधिक है, इसलिए उस ज्वाला के पास वाला जो ये एरिया है वो लाल तप्त हो जाता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि तार का जो भाग ज्वाला के कुछ बाहर ही है तो वह रक्त तप्त हो जाता है, यानी लाल हो जाता है। तो यह दर्शाता है कि ज्वाला का जो अदीप्त क्षेत्र है उसका ताप अधिक होता है और वह ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो मोमबत्ती की ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है, तो आप लिखोगे अदीप्त क्षेत्र। अदीप्त बाहरी क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। और सुनार जो है चांदी और सोने को पिघलाने के लिए ज्वाला की सबसे बाहरी भाग को प्रयोग करते हैं, यानी ज्वाला का जो सबसे बाहरी भाग है ना, उसी को सोने या चांदी को पिघलाने के लिए उसका उपयोग करते हैं। अब आगे है प्रश्न, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आता है मोमबत्ती की ज्वाला के सभी भागों का वर्णन करना होता है। अब ये मोमबत्ती की ज्वाला है, जैसे इसमें ये तो नीचे तो मोमबत्ती है, उसके ऊपर ये जल रही है ज्वाला है। ठीक है, तो जो ये है जहाँ पे मोमबत्ती की बाती होती है, धागा होता है, तो ये होता है बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र। इसे सबसे आंतरिक क्षेत्र बोलते हैं। और यहाँ पे जो तापमान होता है बहुत कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम गर्म भाग होता है कौन सा? आंतरिक क्षेत्र। मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र होता है जो वो कम गर्म होता है सबसे। फिर उसके बाद आता है आंशिक दहन वाला मध्य भाग, यानी जो ये होता है ये यहाँ पे आंशिक मध्य वाला होता है ये। ठीक है, तो ये जो भाग होता है इसमें क्या होता है, ये जो आंतरिक क्षेत्र है ये वाला, इससे थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है ये, लेकिन ये होता है मध्य भाग। कौन सा भाग? मध्य भाग, और इसका रंग पीला होता है। ठीक है, तो मध्य भाग का रंग पीला होता है, कम गर्म होता है ये, लेकिन जो इससे ज़्यादा होता है जो निचले वाला क्षेत्र है। फिर सबसे अधिक गर्म भाग जो होता है वो होता है पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, जिसे नीला क्षेत्र कहते हैं। यानी जहाँ से आपको ये नीला नीला रंग दिखाई दे रहा है मोमबत्ती के चारों तरफ, ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, नीला रंग होता है इसका। ठीक है, और जहाँ जहाँ भी आपको पीला रंग दिख रहा है ये मध्य भाग है, और जहाँ पे आपको वाइट वाइट दिख रहा है तो ये कौन सा है? आंतरिक क्षेत्र है। ठीक है, आंतरिक क्षेत्र जो होता है ये काला रंग होता है इसका। कैसा रंग होता है? काला। ये जो आपको काला काला दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, तो ये आंतरिक क्षेत्र है। बाकी जो ये आपको पीला रंग दिख रहा है जहाँ भी, ये मध्य क्षेत्र है, और जो बाहर नीला दिख रहा है तो ये बाह्य क्षेत्र है नीले रंग का। ठीक है, तो आपने मोमबत्ती का चित्र ये बनाना है और इसके भागों का वर्णन करना है, भागों के नाम भी लिखने हैं आपने चित्र के साथ। ठीक है बच्चों, और इसमें आपने जो हेडिंग देनी है वो आपने ये देनी है मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र आपने लिखना है। अब ये देखिए इस चित्र में सुनार जो हैं ये इस पाइप से हवा मारते हैं, फूंकनी बोलते हैं इसे, और ये ज्वाला है, ज्वाला का जो बाह्य क्षेत्र है उसको जो है सोने चांदी के ऊपर डालते हैं, उसको पिघलाते हैं। ठीक है, तो सुनार जो है
ज्वाला के बाहरी जो सबसे गर्म भाग होता है उसी भाग का प्रयोग करते हैं लोहे को पिघलाने, सोने चांदी को पिघलाने के लिए। अब उसके बाद है ईंधन किसे कहते हैं। तो ईंधन कोई भी पदार्थ जो जलकर हमें ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है, उसे ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस, ये सभी ईंधन हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा ईंधन के क्या गुण होते हैं, ये प्रश्न आता है। अच्छा ईंधन किसे कहते हैं, या अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो कि जैसे अच्छा ईंधन वह है, नंबर 1 आप लिखोगे सहज उपलब्ध हो जाता है, जो आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है उसे अच्छा ईंधन कहेंगे। तो 1 नंबर है ये। दूसरा आप लिखोगे सस्ता होता है, जो सस्ता होगा ईंधन, जो सस्ता ईंधन मिलेगा वो अच्छा ईंधन होगा। तीसरा आप लिखोगे वायु में सामान्य दर से आसानी से जलता है, जो वायु में ना तो बहुत तेजी से जले और ना बहुत धीमे जले, आसानी से जले। और ये चौथा नंबर है अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो, जो ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ठीक है। पांचवा आप लिखोगे कि जलने के बाद वो प्रदूषण ना फैलाए, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण या मिट्टी प्रदूषण वगैरह ना करे, तो उसे अच्छा ईंधन कहेंगे। ठीक है। तो ये सभी अच्छे ईंधन के गुण होते हैं, आप इनको लिख सकते हो बारी बारी से। तो जिस ईंधन में ये सभी गुण होते हैं उसे हम आदर्श ईंधन या अच्छा ईंधन कहते हैं। लेकिन हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। यानी ऐसा ईंधन हमें बहुत ही मुश्किल से मिलता है जो आदर्श ईंधन होता है। ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई कमी रहती है, चाहे वो महंगा हो, कोई हमें उपलब्ध नहीं होता, इस तरह से। ठीक है। तो ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। जैसे कुछ ईंधन सस्ते होते हैं, और जैसे लकड़ी है, लकड़ी सस्ती है लेकिन उससे हमें प्रदूषण फैलता है। लेकिन कुछ ईंधन महंगे होते हैं। ठीक है। जैसे गैस होती है। अब ईंधन जो है ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में हो सकता है। 3 अवस्थाओं में हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके पास ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता, तो ईंधन की दक्षता क्या होता है, देखो ईंधन की दक्षता। तो ईंधन की दक्षता में हम क्या देखते हैं, ईंधन का ऊष्मीय मान देखते हैं। अब ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम को पूर्ण दहन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसकी मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। यानी अगर हम किसी ईंधन को के 1 किलो भाग को जलाएं तो उससे जितनी ऊष्मा मिलती है हमें, उसे हम उसका ऊष्मीय मान कहते हैं। जैसे 1 किलो लकड़ी जलाएं उससे हमें कितनी गर्मी मिलेगी, 1 किलो कोयला जलाएं उससे हमें कितनी गर्मी मिलेगी, 1 किलो एलपीजी गैस जलाएं उससे हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो वो उसके ऊष्मीय मान कहलाते हैं। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को हम, उसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है ऊष्मीय मान, और इसको हम के जे और ये ओब्लिग या प्रति केजी किलो, किलो जूल, के जे का मतलब होता है किलो जूल, और ये डंडा है प्रति, और केजी का मतलब है किलोग्राम। ठीक है। तो ये होता है ऊष्मीय मान। यानी 1 किलोग्राम किसी पदार्थ को अगर हम जलाएं तो उससे हमें जितनी ऊष्मा प्राप्त होगी वह उसका ऊष्मीय मान कहलाता है, और इसका मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब हमारे पास ये सारणी है, इसमें विभिन्न ईंधनों के ऊष्मीय मान लिखे हुए हैं। जैसे गोबर का उपला होता है, जो जिसे गोहे बोलते हैं हम, उसका ऊष्मीय मान होता है, अगर हम उसको 1 किलो गोहे को, गोबर के उपले को जलाएं तो हमें 6000 से 8000 किलो जूल
ऊष्मा मिलती है। अगर हम लकड़ी को जलाएं तो उससे 17,000 से 22,000 ऊष्मा मिलती है किलो जूल। कोयले से हमें 25,000 से 33,000, पेट्रोल से हमें 45,000, ठीक है, किलो जूल। मिट्टी के तेल से भी हमें 45,000 किलो जूल मिलेगी, डीजल से भी 45,000। मीथेन गैस होती है तो उससे हमें 50,000 किलो जूल ऊष्मा मिलती है। फिर उसके बाद आपके पास सीएनजी से भी 50,000 किलो जूल ऊष्मा मिलेगी, एलपीजी से 55,000 मिलेगी। जैव गैस होती है जिसे गोबर गैस कहते हैं, उसे 35,000 से 40,000। और जो हाइड्रोजन होता है उसको जलाने से सबसे अधिक 1,50,000 किलो जूल ऊष्मा हमें मिलती है। तो सबसे अधिक हाइड्रोजन से मिलती है। फिर है आपके पास ईंधन को जलाने से हमें क्या क्या हानि होती हैं। तो जैसे सबसे पहली एक हानि तो है, लकड़ी कोयला पेट्रोल को जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब भी हम लकड़ी कोयले और पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे कार्बन के कण छोड़ता है वो जब जलता है, यानी बिना जले कार्बन के कण छोड़ता है वो, जिसे राख कहते हैं, ठीक है। ये सूक्ष्म कण जो हैं खतरनाक प्रदूषक होते हैं जिससे दमा या सांस संबंधित रोग लग जाते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जब लकड़ी कोयला और पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे वायुमंडल में कार्बन के कण फैलते हैं। तो जब वो सांस के द्वारा किसी मनुष्य के शरीर में जाते हैं तो उससे दमा या सांस के रोग लगा देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा नुकसान है कि जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, यानी कोई ईंधन पूरी तरह से नहीं जलता, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है वो, और ये बहुत विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना जो होता है खतरनाक होता है, और उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कमरे में भर जाती है, जिससे कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए कभी भी बंद कमरे में हमें अंगीठी जला के कोयले की या किसी भी चीज़ की उसको जला के हमने नहीं सोना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है विश्व ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विश्व ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि अधिकांश ईंधन जो है दहन से या जलने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा जो है विश्व ऊष्मन या ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो आप लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कौन सी गैस? ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये विश्व ऊष्मन का कारण बनती है। तो जो विश्व ऊष्मन होता है या ग्लोबल वार्मिंग है, उसके कारण पृथ्वी के वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, ठीक है। तो उसे हम विश्व ऊष्मन कहते हैं। और इसके कारण जो हिमनद है वो पिघलने लग जाते हैं, जो बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ हैं वो पिघलने लग गए हैं, जिससे समुद्र के जल स्तर बढ़ रहे हैं। और समुद्र के आसपास जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ का खतरा बन जाता है। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र स्थायी रूप से जल में डूब जाएं, यानी जो समुद्र के आसपास जो नीचे एरिया हैं वो पानी में भी डूब सकते हैं यदि पृथ्वी का तापमान ऐसे ही बढ़ता गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी बहुत पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं, या अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। तो चौथा का ये है वही, अगर हम कोयले डीजल को जलाते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस होती है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, और सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है
वर्षा के जल के साथ घुल जाते हैं। यानी जब हम कोयले और डीजल को वायु में जलाते हैं तो उससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में होगी तो जब वर्षा होती है तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो हैं वर्षा जल में घुल जाते हैं और ये अम्ल बनते हैं। क्या बन जाते हैं? अम्ल। तो ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। यानी जब पानी के साथ अम्ल वर्षा के रूप में गिरने लग जाए तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इससे नुकसान होता है किस किस को? इससे जो नुकसान है वो हो जाता है भाई फसलों को, भवनों को, मिट्टी को नुकसान होता है इससे। यानी जो संगमरमर के भवन होते हैं ना बने, तो उनको भी इससे नुकसान होता है, फसलों को नुकसान होता है अम्लीय वर्षा से। तो अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये वर्षा के पानी के साथ घुल के अम्ल बनाते हैं और जिससे अम्लीय वर्षा होती है। इससे फसलों का नुकसान होता है, भवनों का, और मिट्टी भी जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो कम हो जाती है। तो अम्लीय वर्षा से बचने के लिए हम मोटर वाहनों में जो है डीजल और पेट्रोल की जगह पे सीएनजी गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस ला सकते हैं। सीएनजी जो है सल्फर और नाइट्रोजन गैस नहीं बनाती या उसके ऑक्साइड उत्पन्न बहुत कम मात्रा में करती है, जिससे सीएनजी एक बहुत अधिक स्वच्छ ईंधन है। ठीक है, तो अगर हम इस ईंधन का उपयोग करें तो हम इस अम्लीय वर्षा से बच सकते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, गांव में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं, क्योंकि लकड़ी हमें आसानी से मिल जाती है और सस्ती होती है और पेड़ पौधों से मिल जाती है। तो लेकिन जब हम लकड़ी जलाते हैं ना तो उससे धुआं निकलता है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। इससे सांस संबंधी रोग लग जाते हैं, और इसके साथ ही वृक्षों को भी हम काटते हैं, क्योंकि वृक्षों से हमें लकड़ी मिलती है, जिसके कारण वनों की कटाई होती है। तो इसलिए हमें लकड़ी का कम से कम उपयोग करना चाहिए। उसकी जगह पे हमें एलपीजी गैस का उपयोग करना चाहिए, जो प्रदूषण भी नहीं फैलाती और उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहता है और उससे हम पेड़ पौधे भी बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए ताकि आपके पास सबसे पहले अगली वीडियो पहुंचे। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।